प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उसे ही आज हम लेने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। 5 से लेकर के 7 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता क्या है, नंबर 1। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। नंबर 3 पर हम देखेंगे कि इसकी जो कंडीशंस क्या होती हैं, किसी फ्यूजन रिएक्टर को बनाने में कौन कौन सी हमें कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। और 4th नंबर पर हम इनकी कंस्ट्रक्शन की भी बात करेंगे और 5th नंबर पर वर्किंग, ये काम कैसे करता है। और लास्ट में 6th नंबर पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की क्या एडवांटेज है न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर, यानी कि सभी तरह के जो क्वेश्चंस जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में पूछे जा सकते हैं आज के इस लेक्चर में, वो उन सभी को हम बहुत ही इजी स्टेप में कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू कर देते हैं। पहला स्टेप कि ये होता क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक डिवाइस है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल्ड मैनर में प्रोसीड करती हैं। ये है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, यानी इट इज ए डिवाइस इन विच द न्यूक्लियर एक्सोथर्मिक फ्यूजन रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन कंट्रोल्ड वे। इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, इट इज द डिवाइस in which nuclear exothermic fusion reaction takes place in controlled way। प्यारे बच्चों, इससे जो एनर्जी मिलती है उसे हम कंस्ट्रक्टिव पर्पज में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने आदि के कार्यों में यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा पहला स्टेप पूरा होता है जिसमें हमने आपको बता दिया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर क्या होता है। चलिए अब हम इसका सेकंड स्टेप, मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्या होता है, इसका किस सिद्धांत पर यह काम करता है। जाहिर है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है और न्यूक्लियर फ्यूजन 2 तरह की होती है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। लेकिन रिएक्टर जो है ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर पर आधारित है, यानी कि आप लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट पैदा होती है। एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन पर आधार। ये हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। अब हम ये देखेंगे कि भाई वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी ही चाहिए किसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बनाने में। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन भी उसी के अनुसार बताएंगे। तो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर पर होती हैं, लगभग 10 की पावर 7 डिग्री केल्विन या 10 की पावर 8 डिग्री केल्विन के आसपास। और इतना हाई टेम्परेचर जो है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि हमें इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होगा चाहे कैसे भी। दूसरी बात यह है कि इतना हाई टेम्परेचर, लगभग 10 की पावर 7 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को खाली पैदा करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसे इतनी देर तक पैदा करें ताकि
उससे जो हीट पैदा होती है, उससे जो एनर्जी पैदा होती है, वो इसमें जो लागत है इतना हाई टेम्परेचर पैदा करने से उससे ज्यादा हो जाए। और तीसरी बात यह है कि इतना हाई टेम्परेचर जो है इसको कहां पैदा करेंगे, ये तो सब की चीज को जला देगा ना, बहुत हाई टेम्परेचर है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जहां पर यह पैदा होगा ये उसकी वाल से दूर रहे, ऐसा भी हमें यहां कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट करना होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। वन बाय वन करके हम लोग लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहली कंडीशन जो है वो तो ये है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये 10 की पावर 8 डिग्री केल्विन के आसपास होती है। तो इतना हाई टेम्परेचर पैदा करना ये जरूरी है, यानी कि जो हमारा फ्यूजनेबल मटेरियल है उसका टेम्परेचर हमें 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8 डिग्री केल्विन तक करना ही होगा। पहली कंडीशन तो ये है भाई, क्या है? ये है हीटिंग प्लाज्मा ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल अप टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर 10 की पावर 8 डिग्री के। प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लाज्मा क्या है। ये प्लाज्मा वो मटेरियल की स्टेट है जहां मटेरियल जो है आयंस फॉर्म में रहता है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो अलग अलग रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, न्यूक्लियाई अलग होते हैं। इस टाइप की जो स्टेट ऑफ मटेरियल होती है उसे हमें प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। और क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जहां थर्मल मोशन बहुत ज्यादा हाई होता है, जो मटेरियल होता है वो प्लाज्मा स्टेट में ही होता है। तो यही बात मैंने यहां लिख दी है कि हीटिंग ऑफ द प्लाज्मा ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल अप टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो लगभग 10 की पावर 8 डिग्री केल्विन है। चलो ये तो हो गया। दूसरे पॉइंट इसमें यह है कि ये जो हीटिंग है ये थोड़ी देर के लिए नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम इतनी तो हो कि उससे जब हीट पैदा होने लगे और वो हीट, वो जो एनर्जी है इस प्लाज्मा को हीट कर सके अपने लेवल पर, ताकि वो जो टेम्परेचर है 10 की पावर 7 या 10 की पावर 8 डिग्री केल्विन वो मेंटेन हो सके अपने आप। अदरवाइज तो हम जितनी ज्यादा एनर्जी लगाएंगे और उससे रिकवर कम हो रही है तो ऐसे भला क्या फायदा। जब भी कोई बिजनेस होता है, कोई काम करते हैं, तो उससे इतनी इनकम तो होनी चाहिए जितनी कि उसमें लागत हो रही है, तभी काम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज तो रुक जाएगा। यही कंडीशंस हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने उन्हें बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की क्या एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया, ये देखिए मैं लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू लाउसन क्राइटेरिया, इन्होंने कहा था कि फॉर ए फ्यूजन रिएक्टर, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई थी, फ्यूजन रिएक्टर। भाई रिएक्टर के लिए ही क्यों, किसी के लिए भी है कि भाई इतनी तो उससे इनकम हो कि उसका खुद का खर्चा चल सके। वही बात यहां है, फॉर ए फ्यूजन रिएक्टर द एनर्जी, द रिकवरेबल एनर्जी must be at least sufficient to maintain the required temperature for fusion। भाई फ्यूजन के लिए इतना टेम्परेचर तो चाहिए ना, इतनी हीट तो पैदा हो जाए कि वो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सके, तभी तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है काम करेगा और हमारी फ्यूजन प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलता रहेगा, सस्टेन रहेगा। तो एक ये बात प्यारे बच्चे हो गई। तो ये कई बार ये अलग से भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द लाउसन क्राइटेरिया फॉर द फ्यूजन रिएक्टर, तो वो ये लिख देंगे। चलो ये बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये कंडीशंस तो हमारी फुलफिल होंगी, लेकिन हीटिंग कैसे करेंगे और कैसे उस इतने हाई टेम्परेचर को, जो वाल्स हैं, कंटेनर हैं,
उनकी दीवारों से हम लोग दूर रखेंगे। आप साथ साथ में एक स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। यहां पे हीटिंग ऑफ प्लाज्मा। अब बात यह आती है कि वो जो हमारा प्लाज्मा मीडियम है उसे हीट कैसे करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक बात बताता हूं, आप यहां से समझिएगा कि ये सपोज कीजिए कोई कंटेनर है, ये कोई ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर ही हमारा प्लाज्मा मीडियम है, और ये ट्यूब की वॉल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं। यहां पर हम कुछ ऐसा करते हैं, ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, यहां से हम करंट पास करेंगे। देखिए कैसे, मेरी बात समझना यहां पे, कि यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग करंट इसमें पास करेंगे, लगभग 10 की पावर 6 एम्पियर करंट, बहुत ज्यादा होता है। इतना हाई करंट जो है इसमें जब हम पास करेंगे, और ये देखिए यहाँ इधर से ये, और इसमें जो प्लाज्मा मीडियम है उसमें ऐसे प्लाज्मा थ्रेड्स पैदा हो जाते हैं, लाइक दिस, ये थ्रेड्स जो है यहां पैदा हो जाते हैं, कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक एक फोर्स पैदा होता है, जो इन थ्रेड्स को या हमारे प्लाज्मा मीडियम को, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे है, उसे इनकी वॉल से दूर रखता है, और साथ में इस करंट की वजह से हाई टेम्परेचर भी पैदा होता रहता है, हीट भी पैदा होती रहती है। और इसको क्योंकि इसकी दीवारों से दूर रखते हैं तो इसकी दीवारों को वो मेल्ट नहीं कर पाता है, और इस इफेक्ट को, जिससे कि ये करंट पास करने से इनको इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स की वजह से इन वाल से दूर रखता है, उसे हम पिंच इफेक्ट कहते हैं। ये बात मैं लिखूंगा भी यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये देखा कि प्लाज्मा को हम हीट कैसे कर रहे हैं। ये प्लाज्मा है, उसमें से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट पास करने पर, यानी कि पहला पॉइंट यही है, बाई पासिंग दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू प्लाज्मा। ये देखिए, ये जो प्लाज्मा है, ये जो हमारा फ्यूजनेबल मटेरियल है, उसमें से स्ट्रॉन्ग करंट पास करने से हम इसको हीट करते हैं। जब इसमें से स्ट्रॉन्ग करंट पास करते हैं तो ये जो प्लाज्मा थ्रेड्स डेवलप हो जाती हैं, कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स पैदा हो रहा है, उसकी वजह से ये एक कंप्रेस हो जाती हैं, और इस जो हमारी ट्यूब की जो वॉल्स हैं उससे भी दूर रहता है, जिसे हम कहते हैं पिंच इफेक्ट की कंप्रेशन ऑफ प्लाज्मा थ्रेड्स। ये प्लाज्मा थ्रेड्स हैं ऑफ प्लाज्मा थ्रेड्स। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा समझते जाना। मैंने सबसे पहले तो आपको बताया था कि ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता क्या है, उसका प्रिंसिपल, ये कुछ कंडीशंस हैं, बस एक बार ये समझ में आ जाए ना, तो ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को आगे उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग कर पाएंगे। तो ये पहली पॉइंट तो ये है कि भाई इस फ्यूल को हम गर्म कैसे करेंगे, हीट कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर तक हमें इसको लेके जाना है। मैं जैसे आपको बताया कि जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो ये जो प्लाज्मा है ये हीट होने लगता है, और ये हीटिंग इतने टेम्परेचर तक हो जाती है। इसके ऊपर क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है, इसलिए इस टेम्परेचर के ऊपर हीटिंग पॉसिबल नहीं होती। ये तो हुई बात। लेकिन जैसे ही हम इसमें से करंट पास करते हैं तो इसमें ये प्लाज्मा थ्रेड्स डेवलप हो जाती हैं, और ये थ्रेड्स जो है, इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक जो फोर्स होता है उसकी वजह से ये एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं, इस एक्सिस के नजदीक आ जाती हैं, ये कंप्रेस हो जाती हैं, और इस इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, पिंच इफेक्ट कहते हैं। मैं यही बात यहां पर लिख रहा हूं कि कंप्रेशन ऑफ द प्लाज्मा थ्रेड बाय द डायनेमिक फोर्स due to it, the plasma threads keep away from the tube walls.
इट इज कॉल्ड पिंच इफेक्ट। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई अलग से ये भी पूछ ले कि भाई ये पिंच इफेक्ट क्या होता है, तो ड्यू टू पिंच इफेक्ट when we pass the electric current, then these plasma threads carrying current in the same direction and electromagnetic force develop, and it decompress, they come closer to each other near the axis of this tube। तो ये दो काम कर रहा है पिंच इफेक्ट की वजह से। एक तो इन प्लाज्मा थ्रेड्स को दूर रख रहा है, साथ में हीटिंग ऑफ द प्लाज्मा भी हो रहा है बाय द करंट इटसेल्फ। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, हीट भी पैदा हो रही है और इनको दूर भी रखना है। यानी कि हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ सोल्व हो रही है इसी पिंच इफेक्ट की वजह से। वो चीज आपने यहाँ पर देख ली और ये जरूरी है। अब प्यारे बच्चों, दो बातें आपको पता चल गई। अब हम कर लेते हैं कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसकी बनावट क्या क्या होती है, किसकी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों देखिए, इसकी जो बनावट है वो हम यहां बनाते जाएंगे और यहां लिखते जाएंगे। इसमें मेन मेन चीजें क्या होती हैं, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ क्या क्या चीजें। देखिए, सबसे पहले एक जो फ्यूजन रिएक्टर चैम्बर होता है, मैं पहले वही बना लेता हूं। ये है हमारा फ्यूजन रिएक्टर चैम्बर। ये देखिए, मेरे साथ साथ आप ये डायग्राम और नोट्स जरूर बनाते रहें, तभी तो आपकी समझ में आएगा। देखिए, एक सुंदर सा डायग्राम बना लीजिए। ये है हमारा न्यूक्लियर, ये देखिए प्यारे बच्चों, एक चैम्बर है और यही तो मेन पार्ट है इसका। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो चैम्बर है ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है एक विशेष टाइप के मटेरियल से, जो कि इसके बहुत हाई टेम्परेचर को सहन कर सके और इसमें जो न्यूट्रॉन फ्लक्स पैदा होता है, जिसकी बॉम्बार्डमेंट होती है, ये उसको सहन कर सके। और तीसरी बात ये है कि जो एक्सरेज वगैरह होती हैं उसको भी सहन कर सके, इसलिए इसे स्पेशली डिजाइन किया जाता है। यही है हमारा, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है यही है न्यूक्लियर फ्यूजन चैम्बर। फ्यूजन चैम्बर है बेटे, ये है मेन जो पार्ट आ, मैं लिख देता हूं उसको। इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियर फ्यूजन चैम्बर विच इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना है, मेड अप ऑफ ए स्पेशली डिजाइन material which is capable to withstand का मतलब होता है सहना, high heat, high flux of neutrons and X-rays etc। तो ये हमारा मेन चैम्बर हो गया प्यारे बच्चों। मैंने फिर बता दिया आपको कि ये एक विशेष टाइप के मटेरियल से बना होता है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, न्यूट्रॉन फ्लक्स को सहन कर सके और एक्सरेज वगैरह जो इसमें पैदा होती है उनको। एक चीज तो प्यारे बच्चे ये हो। अब फ्यूल की बात करते हैं। इसमें जो न्यूक्लियर हमारा फ्यूजन फ्यूल जो है वो क्या है, वो सेकंड पॉइंट वही कर देते हैं। देखिए, मैं हम लिखते जाएंगे और साथ साथ में बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहां पर मैं जो ले रहा हूं वो है ड्यूट्रॉन ट्राइटियम फ्यूल, यानी कि इसको हम कहते हैं 1H2 एंड 1H3 फ्यूल, ड्यूट्रॉन ट्राइटियम फ्यूल। ये मेन होता है। आप कहोगे सर ये ड्यूट्रॉन कहां से आया? ड्यूट्रॉन तो वाटर से ही सेपरेट किया जाता है, आसानी से मिल जाता है, हालांकि बहुत ही कम मात्रा में होता है, जैसे लगभग 0.01
5% के करीब वाटर से हम न्यूट्रॉन रिकवर करते हैं, और इसे एक न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा पैदा किया जाता है कि जब लिथियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की जाती है तो हमारा ये ट्राइटियम भी पैदा हो जाता है। ये ही है फ्यूल जो कि यहां पर हम रखने वाले, ये न्यूक्लियर फ्यूल है, यानी कि 1H2 यानी कि ड्यूट्रॉन एंड 1H3 is used as फ्यूजन फ्यूल जो कि चैम्बर में होता है। यहां पर 1H2 is obtained from water because it is present in water, from water, और ये वाटर में कितने परसेंट होता है? बहुत ही कम होता है, 15% के करीब होता है। एक हिस्सा मिलेगा आपको जब 6000 पार्ट को से आप वाटर से इसको निकालेंगे, यानी कि बहुत ही कम होता है, बट इजिली सेपरेबल होता है, वहां से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो 1H3 है ना, इज ऑब्टेन एज फॉलोज, इसको इस तरीके से प्यारे बच्चों पैदा किया जाता है। जैसे मान लो मैं यहां लिख देता हूं ये कि 3 लिथियम 6, इस पर जब एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की जाती है तब देखिए यहां पर एक 2 हीलियम 4 यानी ये हीलियम न्यूक्लियाई पैदा हो जाती है, और साथ में आप देखेंगे यहां पर कि हमें 1H3 ये भी पैदा हो जाती है। 617 बैलेंस हो रही है 2। तो आपने देखा कि ट्राइटियम इज ऑब्टेन्ड बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ ए न्यूट्रॉन ऑन लिथियम। अब यह क्या इंतजाम किया जाता है? देखिए, इसको पैदा करने के लिए इसके इनर पार्ट के ऊपर ही एक लिथियम की 3 लिथियम 6 की लेयर चढ़ा दी जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन चैम्बर में, ताकि इस रिएक्शन के दौरान जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं जब ये इस लिथियम से स्ट्राइक करते हैं तो ये फ्यूल जो है 1H3 ये यहां पैदा हो जाता है, और बाहर से फिर उसमें से ये देखिए थोड़ा सा मैं यहां लिख भी देता हूं, बना देता हूं क्या होता है इंतजाम सारा। आप देखिए ये जो पार्ट अब मैं बना रहा हूं इसको देखिए, ये कंस्ट्रक्शन का ही हिस्सा है। यहां से ये 1H3 सेपरेटर है भैया, मतलब ये 1H3 सेपरेट करेगा, यहां से आएगी और उसमें से इसको सेपरेट कर देगा। और आप देखेंगे यहां पर ये जो हिस्सा है ये पानी से हमने 1H2 यानी कि ड्यूट्रॉन सेपरेट किया और यहां से वो सप्लाई किया, यानी कि 1H2 यहां से सप्लाई हुई, और यहां से आप देख रहे हैं कि 1H3 मिल गई इसको, और ये दोनों चीजें अब हमारे इस पैलेट गन को दी जाएंगी। ये देखिए यहां से अब ये दोनों चीजें मिलकर के 1H3 और 1H2 बाहर से सप्लाई हुआ और वो यहां पर इस पैलेट गन को दी गई, और यहां से ये एक पैलेट गन के रूप में, पैलेट्स के रूप में ये हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन चैम्बर को ट्रांसफर की जाएगी। ये है पैलेट गन। दो बातें तो हो चुकी हैं, फ्यूजन चैम्बर की बात हो गई है और इसके जो फ्यूजन फ्यूल है उसकी भी बात हो गई है। अब ये पैलेट गन जो दिखाई दे रही है हम इसकी बात कर रहे हैं। पैलेट गन, पैलेट्स गन ये क्या करती है? देखिए मेरे बच्चों, ये हमारा ये जो फ्यूजन चैम्बर है इसमें पैलेट्स को फायर करती है। जिस तरह से एक गन होती है ना वो बुलेट फायर करती है, वैसे ही ये पैलेट्स, पैलेट्स मींस इसमें ड्यूट्रॉन ट्राइटियम के जो पैलेट्स हैं जिनका डायमीटर लगभग 1 और 50 mm होता है वो, और 10 पैलेट्स पर सेकंड के रेट से इसमें फायर करती है। वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, यानी कि इट फायर, इसकी बात हो रही है। इट फायर दी
पैलेट्स जिनका डायमीटर लगभग, जो डायमीटर होता है वो लगभग 1 और 50 mm के आसपास होता है। कहां फायर कर रहा है? इनटू फ्यूजन चैम्बर, फ्यूजन चैम्बर एट द रेट ऑफ 10 पैलेट्स पर सेकेंड। इस हिसाब से ये इसमें जो है पैलेट्स फायर करता है। अब होगा क्या, ये आ गए हैं, मतलब वहां फ्यूल यहां पर आ चुका है। अब इसको हीट करना है। हीट करने के लिए हम यहां पर लेजर लाइट की बात करते हैं। यह है लेजर। यहां से एक लेजर बीम जो है इन पैलेट्स पर, या यूं कहिए कि इन फ्यूजनेबल फ्यूल के ऊपर सभी दिशाओं से इंसिडेंट करवाई जाती है। उससे दो काम होंगे। एक तो यह होगा कि इनके ऊपर जो इवोपरेट कर देती है, इनके ऊपर जो लेयर होती है वो, और इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, जिससे कि ये बहुत तेजी से इधर उधर, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। और वो ये तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर यानी कि 10⁷ केल्विन तक ना हो जाए। ये लेजर की सहायता से क्या है, तो ये लेजर बीम इसी काम के लिए यूज की जाती है। एक आप कह सकते हैं एक वेरी हाई इंटेंस लेजर बीम is allowed to incident on the fusionable material, or you can say the plasma medium, to increase its temperature about 10⁷ degree Kelvin, and nuclear fusion reactions starts because these reactions will take place at this high temperature। वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरे नंबर हो गया, फोर्थ नंबर पर हम यही ले रहे हैं। A laser beam is used to increase the temperature of प्लाज्मा। ये जो हमारा प्लाज्मा मीडियम है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अप टू, जो कि रिक्वायरमेंट होती है लगभग 10⁷ डिग्री केल्विन। और जब ये हाई टेम्परेचर पे होता है तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस। वो हम वर्किंग बताएंगे कि कैसे होता है। तो ये लेजर बीम का काम हो गया है। अब नेक्स्ट जो चीज ये है कि यहां बहुत धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस टेम्परेचर को, उस हीट को हमें बाहर लेना है, और उसमें हम एक हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे। और वो हीट एक्सचेंजर देखिए प्यारे बच्चों, वो ये है। ये जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये हीट एक्सचेंजर है। ये इसके अंदर से क्या करेगा, हीट को लेगा और उसे सप्लाई कर देगा। यहां से अंदर से हीट लेगा और उस हीट को यहां पर सप्लाई करेगा। जो हीट पैदा होगी उससे टरबाइन चलेंगे और टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर से फिर पैदा होगी इलेक्ट्रिसिटी। हीट एक्सचेंजर, प्यारे बच्चों ये जो आप देख रहे हैं यही है हीट एक्सचेंजर। इट टेक द हीट फ्रॉम दिस चैम्बर, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शंस हो रही हैं तो बहुत हाई हीट पैदा हो रही है, और उस हीट को फिर ये कूलेंट को ट्रांसफर कर देता है। इसका काम तो कूलेंट से हीट लेना और उसे आगे सप्लाई कर देना है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं लिथियम beryllium is used as a coolant। हीट एक्सचेंजर टेक्स द हीट। कौन? ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर है, इट टेक्स द हीट फ्रॉम कूलेंट एंड ट्रांसफर इट टू द टर्बाइन्स। उस हीट से, जैसे अपने हीट इंजन चलते हैं तो उन टर्बाइन्स को ये ट्रांसफर कर देता है। देखिए यहां से वो टर्बाइन्स हमारे हैं जो इसी हीट से चलते हैं। ये देखिए ये यहां पर वो टर्बाइन्स हैं, वो चलेंगे प्यारे बच्चे। ये टर्बाइन्स
और टरबाइन से क्या होता है, जनरेटर्स चलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए यहां वो जनरेटर्स हो गए हैं, ये हमारी जनरेटर्स हैं, ये क्या है, जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये टरबाइन्स हैं। मतलब मोटे तौर पर अगर ये ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये हमारा बन गया है, इट टेक्स द हीट फ्रॉम द कूलेंट इन ट्रांसफर फॉर टू टरबाइन्स। ये टरबाइन्स की तरफ जाती है इस हीट को, विच ऑपरेट्स, और वो इस हीट एनर्जी से ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट्स द जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, इसी इलेक्ट्रिसिटी से हमारी ये लेजर वगैरह है ये भी इसी से चलती है। मतलब ये सारा काम इसी इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। इसके अंदर टेम्परेचर जो पैदा हो रहा है वो भी यहीं से, यानी कि ये काम अपना खुद का खुद ही चला रहा है। तो ये मोटे मोटे लेवल पर हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज होती है। प्यारे बच्चों देखिए इसे जो जो चीजें हैं मैंने क्या क्या बताई। सबसे पहले हमारे पास ये फ्यूजन चैम्बर है, उसके बाद ये पैलेट गन्स हैं, इसमें फ्यूजनेबल मटेरियल है, डीटी जो ड्यूट्रॉन ट्राइटियम पैलेट्स हैं वो, और फिर ये हीट एक्सचेंजर है, टरबाइन से है, और फिर ये जनरेटर से है, और ये एक लेजर बीम है। ये सारी चीजें मैंने वन बाय वन करके आपको बता दी हैं। और अब हम देख लेते हैं ये काम कैसे करता है, मतलब इसकी वर्किंग कैसे है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं। वर्किंग, तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। बहुत इजी स्टेप। सबसे पहले क्या देखा कि ड्यूट्रॉन ट्राइटियम pellets are fired from this pellet gun into the fusion chamber at the rate of 10 pellets per second। यानी कि सबसे पहले पैलेट गन से इस जो फ्यूजन चैम्बर है इसमें एक 10 पैलेट्स पर सेकंड के हिसाब से पैलेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, इंजेक्ट करवाया जाता है इस पैलेट गन के द्वारा। उसके बाद उन पैलेट्स पर, उन ड्यूट्रॉन ट्राइटियम पर लेजर बीम इंसिडेंट करवाई जाती है डिफरेंट डायरेक्शन से। और ये तब तक होता है, तब तक करवाया जाता है जब तक कि यह का जो टेम्परेचर है, जो फ्यूजन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है, वहां तक नहीं पहुंच जाए। जैसे ही वो टेम्परेचर पहुंचता है यहां पर फ्यूजन रिएक्शन से शुरू हो जाती हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है यहां पर पैदा होती है। That is taken out with the help of this heat exchanger। यानी उस हीट को ये हमारा हीट एक्सचेंजर बाहर लाता है और फिर हमारे ये टरबाइन्स चलते हैं और उससे ये जनरेटर्स चलते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बस प्यारे बच्चों यही है इसकी वर्किंग। आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, the deuterium titanium pellets are fired from pellet gun at the rate of 10 pellets per second in fusion chamber। यहां से पैलेट्स, इस पैलेट गन के द्वारा फ्यूजन चैम्बर में पैलेट्स को सप्लाई किया गया। उसके बाद क्या होता है, ए लेजर बीम, हाई इंटेंसिटी लेजर बीम, ए हाई इंटेंसिटी लेजर बीम इज यूज्ड टू increase the temperature of these pellets। Temperature of pellets, and this laser beam is allowed to incident from different directions। When this temperature rises,
up to the critical temperature which is required for the fusion, then the fusion reaction starts. This raises the temperature up to critical fusion temperature and fusion reaction starts. Nuclear fusion reaction starts. ये शुरू हो जाती है. A large amount of heat is produced. Amount of heat, जब फ्यूजन रिएक्शंस होंगी या एक्सप्लोजन होंगे तो बहुत मात्रा में यहां पर हीट पैदा होगी. Produces. This heat is taken out by the heat exchanger. Taken out by heat exchanger, and that heat is used by the turbines and generators to produce electricity. This heat is used to operate turbines and generators to produce इलेक्ट्रिसिटी. तो प्यारे बच्चों देखिए ये वर्किंग हो गई. रटना तो होता ही नहीं. देखिए हम लोग रटने के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं. भाई जो कुछ हमने समझा है उसका डायग्राम बनाया, उसी को देख देख करके उसकी कंस्ट्रक्शन लिख दी, उसके बाद उसकी वर्किंग लिख दी. ये सारी चीजें हमने लिख दी बस. और आपने इसे नोट्स भी बना लिए होंगे. जो बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए भी एक सुविधा है. आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर था तो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को क्यों बनाया, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी. इसका आंसर आपको तब पता चलेगा जब हम आपको बताएंगे कि ये जो फ्यूजन रिएक्टर है ये फार फार बेटर है न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर से. क्यों, वही चीज अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ओवर द न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर. आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर. आपसे क्वेश्चन अलग से भी पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ओवर द फिशन रिएक्टर. बहुत से हैं. चलिए एक वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. जब हम फिशन रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां हमें क्या चाहिए, 92 यूरेन 235. और आप जानते हैं कि ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता. कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास ये अवेलेबल होता है, इसलिए बहुत मुश्किल है न्यूक्लियर फ्यूल का. लेकिन जब हम इसके फ्यूजन रिएक्टर जो देख रहे हो यहां पर हम देखते हैं तो हाइट जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है. यानी कि पहला पॉइंट तो यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल. जैसे 1H2 ड्यूट्रॉन की बात करते हैं, इट इज अवेलेबल इन वाटर, चाहे थोड़ी मात्रा में बट आसानी से वहां से सेपरेट किया जा सकता है. तो ये तो पानी से मिल जाता है. दूसरी बात ये है कि जो हमारा ट्राइटेरियम है 1H3 वो भी मिल जाता है. किससे, वो लिथियम पर जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वहां से अवेलेबल हो जाता है, यानी कि उसको भी आसानी से बनाया जा सकता है. तो पहली जो एडवांटेज है वो यही है कि द फ्यूल मटेरियल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इज इजीली अवेलेबल बट इट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ द फिशन मटेरियल. पहला पॉइंट समझ में आ गया. चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, और क्या एडवांटेज है सर इसका. एक और चीज आपने प्यारे बच्चों वहां पर देखी होगी कि जब फिशन होता है ना 92 यूरेन 235 का, तो उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है. ये मान लीजिए कि आप अगर कहीं एटम बम या यूं कहिए कि न्यूक्लियर फिशन हुआ है
तो वो जगह एक लंबे टाइम तक किसी के रहने लायक नहीं होती, क्योंकि वहां पर बहुत सी रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं और वो बहुत सालों तक जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि वहां पर पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, लेकिन इस केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पर तो हाइड्रोजन वगैरह है। यहां पर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन को इंक्रीज करे। यहां पर आप यही बात लिख सकते हैं जो इसके फेवर में जा रही है, नो इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और भी है, नो रेडियो एक्टिव वेस्ट, इससे कोई इस तरह का वेस्ट भी नहीं निकलता जो आगे चल के नुकसान पहुंचाए किसी को भी, ये बात होती है। और तीसरा पॉइंट, मतलब बहुत होते हैं। एक और चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और है कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करें तो इससे ज्यादा हीट पैदा होती है। आपने देखा होगा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि वहां पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एक फिशन में पैदा होती है। आप सोच रहे होंगे वो ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं है वो। अगर पर ग्राम निकाले हम तो फिशन के कंपेरेटिवली फ्यूजन में हमें ज्यादा हीट पैदा होती है। हल्के से हैं हाइड्रोजन और ये, इसीलिए मैं बात कह रहा हूं कि the amount of heat produced per gram of fusion material is more, बहुत ज्यादा है, than fission material। जैसे पर ग्राम अगर हम फिशन मटेरियल से जो हीट लेते हैं उसके कंपेरेटिवली फ्यूजन से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सेफ होता है वो हमारा हाइड्रोजन बम होता है, ना कि एटम बम। और अगर भविष्य की बात हम करें कि तो ये हमारा एनर्जी सोर्स रहने वाला है, कौन सा, फ्यूजन। और ये रिएक्टर ही वो है जो हमें आने वाली टाइम में इतने लोगों के लिए एनर्जी होगा। बाकी जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं जहां से हम चाहे पेट्रोल है, कोयला है, इनका तो धीरे धीरे, क्योंकि ये तो सीमित मात्रा में है, इनका तो एंड हो जाना है। लेकिन यही जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से जो एनर्जी पैदा होगी यही हमारा मेन सोर्स रहने वाला है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे सबमरीन के इंजन्स को चलाने के लिए बात हो, चाहे फैक्ट्रीज के अंदर हो, चाहे व्हीकल्स के लिए हो, चाहे आप देखेंगे कि एक बार जब ये इसकी जो टेक्निक थोड़ी इजी होगी, इजाद होगी, खोज जिसकी हो गई, तो हमारे किचन के अंदर भी हाइड्रोजन से फिलअप जो गैसेज होंगे और यानी कि वही काम करेंगे। और इस तरह से ये बहुत बड़ा आगे चल के एनर्जी के मामले में एक गेम चेंजर पॉइंट होने वाला है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। तो प्यारे बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर आपने ये देख करके अपना एक आर्टिकल तैयार कर लिया है, तो दूसरे साथी भी आर्टिकल तैयार कर ले, उसके लिए आप इसे शेयर कर दीजिए। और एक पॉइंट और, आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए कमेंट्स के माध्यम से कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं और क्या है आपका नाम, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स कहां कहां से बिलोंग करते हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि बिल्कुल नया, पहली बार ही आपने ये लेक्चर देखा है, पहली बार इन चैनल पर आए हैं, तो इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्यारे बच्चों उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और इस तरह से हमारा और आपका लिंक हमेशा बना रहेगा। साथ में हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं और आपको लगातार मोटिवेट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल जिसमें हम एक्सेलरेटर से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए मिस ना करें। आप देखते रहें, जुड़े रहें। और आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने किसी भी रूप में आज सहयोग किया है, लेक्चर तैयार किया है, शेयर किया है, या
कुछ ना कुछ तो किया है। तो उन सभी स्टूडेंट्स का मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे बच्चे, ऐसे ही आप मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और अपना जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो एम है, उसे अचीव करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।